Assalamu alaikum everyone. Welcome back in the Learning Hub with Samina. So today we have IELTS reading practice test. As you all know, previously हमने बात की थी IELTS रीडिंग टेस्ट के बारे में about format, key tips, rules, practice and so much more. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे about whole practice test में आपको 1 से लेके 48 तक क्वेश्चन करवाऊंगी, लेकिन मैं आपको ये बताती चलूँ कि about the types of IELTS reading test, I have already discussed about that. So you can check out in the previous video which is this, जिसका मैंने आपको स्क्रीनशॉट ऊपर टॉप पे स्क्रीन पे शेयर किया है. इट्स गोना हेल्प यू अ लॉट. ऑल्सो मैं आपको ये भी रिकमेंड करूँगी कि पेन और पेपर लेके बैठें, बिकॉज दिस इज़ गोना बी अ वेरी मच डिटेल्ड एंड हेल्पफुल वीडियो. मैंने मेक श्योर की है कि आपको बच्चों की तरह समझाऊँ, एंड आई एम 100% श्योर यू विल लर्न अ लॉट एंड अ लॉट फ्रॉम इट. सो बी रेडी फॉर इट एंड लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम. और हम प्रैक्टिस से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम ज़ीरो. सो लेट्स स्टार्ट. Here we are. ये हमारा सेक्शन नंबर 1 है IELTS रीडिंग टेस्ट का. जैसे यू कैन सी देयर आर क्वेश्चन नंबर 1 to 8 मेंशन्ड हियर. तो सबसे पहले हम उनके बारे में बात करेंगे. पैसेज है, पैराग्राफ्स हमें दिए गए हैं, साथ साथ हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, साथ साथ हमें बताया गया है, रूल बताया गया है. तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं कि इन्होंने हमसे मांगा क्या है. ठीक है. Reading passage 1 has 8 paragraphs labeled A to I. Yes, we can see that A to I we have the passages. Choose the most suitable headings for paragraph B to I from the list of heading below. ठीक है. सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि दिस इज़ अ हेडिंग बेस्ड और हेडिंग टाइप्स क्वेश्चन. ठीक है, जहाँ पे आपने हेडिंग्स के साथ मैच करना है हमारे सेंटेंसेस, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में ट्रिक और सब कुछ बताया कि कैसे वो करना है. ठीक है, यहाँ पे अब हम सारा वो अटेम्प्ट करेंगे. तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि चूज़ द मोस्ट सूटेबल हेडिंग फॉर पैराग्राफ्स B to I. देखा तो हमारे सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स 1 to 13 लिखी हुई है. नीचे उन्होंने फिर हमारे 1 to 8 ये हमारे क्वेश्चंस हैं एक्चुअल में, कि सबसे पहले उन्होंने लिखा है पैराग्राफ बी. पैराग्राफ बी का जो आंसर होगा, समझे 1 है तो पैराग्राफ बी के आगे आपने 1 लिख देना है. फिर 6 आंसर है पैराग्राफ सी का, तो आपने 2 के आगे जो ये है, मैं यहाँ पे पॉइंट आउट कर रही हूँ, यहाँ पे आपने ऐसे लिख देना है. ठीक है, तो जस्ट गो थ्रू देम. आगे उन्होंने लिखा है राइट द अप्रोप्रिएट नंबर 1 to 13 इन बॉक्सेस 1 to 8 ऑन योर आंसर शीट. Just like I have told you already, one of the headings has been done for you as an example. Exactly, we can absolutely see that. क्योंकि उन्होंने B से I तक इसलिए मेंशन किया क्योंकि A उन्होंने पहले बता दिया है कि जिस तरह हमें वो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं खुद अटेम्प्ट करने के लिए, ताकि हमारे लिए ईजी हो टू अंडरस्टैंड. तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है जो पैराग्राफ A है उसका आंसर है आंसर नंबर 7. हमारा क्या आंसर बन रहा है, व्हाट इज वाटर. बाय द वे यहाँ पे आप इसको कट लगा लेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये आपको ढूंढना ही नहीं है. सो व्हाट इज वाटर, ए पैराग्राफ में लिखा हुआ है वाटर इज द गिवर and at the same time the taker of life. It covers most of the surface of the planet. You can clearly tell कि यहाँ पे उन्होंने पूछा ये है कि what is water, और वहाँ पे पैराग्राफ में हमें बताया जा रहा है कि वाटर होता क्या है, तो उसका आंसर हमें मिल गया. ठीक है, तो ये हमें वो हिंट दे रहे हैं कि ऐसे इट्स डन. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर सेकंड पैसेज. मैं आपको ये बताती चलूँ कि अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर सुना है तो आपको समझ आ गया होगा जो हमने हेडिंग वाले हैं कैसे हम इजीली कर सकते हैं. उसमें आप ऐसे कर सकते हैं कि आपने सारे पैराग्राफ पढ़ने हैं. ठीक है, जल्दी जल्दी आपने उनसे गो थ्रू होना है, स्किमिंग करनी है, स्कैनिंग करनी है. फिर जो उनसे आपको कीवर्ड आपको बहुत प्रोमिनेंट लग रहे हैं तो आपने उनको नोट डाउन कर लेना है. जब क्वेश्चंस ढूंढने आना है तो आपके पास कीवर्ड्स ऑलरेडी लिखे होंगे और आपने उनको ढूंढना है. जैसे एज यू कैन सी आफ्टर स्किमिंग मैंने बी पैराग्राफ के आगे लिखा हुआ है अपना कीवर्ड रिलेशनशिप विद वाटर. ठीक है, ह्यूमन रिलेशनशिप विद वाटर. ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, क्वेश्चंस में देखते हैं कि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है हमारे पास. सो व्हाइल गोइंग थ्रू इट यू कैन सी कि जो हमारी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स हैं उसमें जो नंबर 10 है वहाँ पे लिखा हुआ है ह्यूमन्स रिलेशनशिप विद वाटर. बाकी आप सारी पढ़ ले तो वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ. तो यहाँ पे हमारे इस पैराग्राफ में ह्यूमन रिलेशनशिप की बात हुई है. हमारे और भी ऑब्वियसली हमने कीवर्ड तो लिखे होंगे C, D, E, F में ऑलरेडी, तो हमें पता होगा कि ऐसी वर्डिंग वहाँ तो यूज़ हुई नहीं है, तो यही सूटेबल है. तो हमारा जो पैराग्राफ बी है उसके आगे हम X का निशान लगा देंगे विच इज़ नंबर 10. ठीक है, इट वॉज सुपर इजी राइट. अब हम एक काम करते हैं, मूव फॉरवर्ड करते हैं अपनी नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ जो कि C है, और यहाँ के कीवर्ड हम देखते हैं. एक काम करते हैं, इस पैराग्राफ की स्किमिंग एक साथ करते हैं. आगे की मैं पहले करके रख लूँगी ताकि आप लोग भी पहले कर लें. ठीक है, ताकि हम एक साथ प्रैक्टिस करें. और अगर मैं ये करती रही तो फिर ऑब्वियसली ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. तो लेट कम टू द पॉइंट. ओके, तो हम अगर सी पे देखें तो यहाँ पे बात हो रही है फ्लड्स के बारे में और जो जो क्लाइमेट चेंज हुआ है. लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बहुत प्रोमिनेंटली बात मेंशन हुई है कि ड्रास्टिक चेंजेस हमारे इन्वायरमेंट में सामने आ रहे हैं, डेली न्यूज़ में आ रहे हैं डेली, बट दे आर नॉट एग्जैक्टली न्यू.
ठीक है, इस चीज़ को हम हाईलाइट कर लेंगे कि द चेंजेस विच आर हैपनिंग इवन नाउ आर नॉट न्यू, दे हैव हैपेंड बिफोर एज वेल। तो हम इन चीज़ों पे अच्छे से देख लेंगे, फिर इसको सारा पढ़ लेंगे, और भी जो हमें कीवर्ड्स दिख रहे हैं, ये नहीं कि हमने एक लिखना है, 6-7 लिख सकते हैं, ताकि हमें इजीली हम उसको देख सकें कि व्हाट इफ़ एक वो चीज़ ना है जो हमें प्रोमिनेंट लग रही है तो दूसरी चीज़ हो सकती है। तो हम यहाँ पे अपने 3-4 लिख लेंगे, लेकिन मुझे यहाँ पे पर्सनली वही लग रहा है। तो अब हम एक काम करते हैं कि पैराग्राफ पे जाके देखते हैं लिस्ट ऑफ हेडिंग्स पे, तो वहाँ पे कौन सा वाला सवाल है। ठीक है, तो जब हम गो थ्रू हो रहे हैं तो देयर वी कैन इजीली सी कि जो हमारे लिस्ट ऑफ हेडिंग्स पे नंबर 1 है, एनवायरमेंटल चेंज हैज़ ऑलवेज बीन विद अस। ठीक है, ये आपको पता चल रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट यही आंसर है कि हमारे साथ ये एनवायरमेंटल चेंजेस रहे हैं, ये क्लाइमेट चेंजेस, ये एनवायरमेंटल चेंजेस रहे हैं। तो जैसे आपने सी में देखा था, और हमारा जो की पॉइंट भी था, की वर्ड था, वो ये था कि जो भी ये चेंजेस हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस है, ड्रामेटिक चेंजेस है टू द एनवायरमेंट, that they are now feature of our daily news and not exactly new. They are not exactly new, they have been with us from the time to time. ठीक है, तो इस तरह हमें अपने अगले सवाल का आंसर भी मिल गया। सी के आगे हम लिखेंगे, जो कि 2 है, पैराग्राफ सी, उसके आगे हम लिखेंगे 1। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट हेडिंग। आफ्टर स्किमिंग हमारा पैराग्राफ डी, हमने देखें क्या लिखे हुए हैं कि अवेयर ऑफ क्लाइमेट चेंजेस। सबसे पहले ये बात मेंशन हुई है, बाद में उन्होंने एक बहुत प्रोमिनेंट बात की है कि परहैप्स दीज इवेंट्स मेक अस फील बेटर एज वी फेस द डिस्ट्रक्शन ऑफ आवर ओन प्रॉपर्टी बाय फ्लड्स एंड अदर नेचुरल डिजास्टर्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे दे मेक अस फील बेटर, ये भी हम हाईलाइट पे लिख लेंगे, क्योंकि इस पैराग्राफ में और तो कोई बात हुई नहीं है, ज़्यादा इसी के बारे में हुई है, या ऊपर हमारे बारे में हुई है कि वी आर अवेयर ऑफ क्लाइमेट चेंजेस अराउंड अस। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, क्वेश्चंस या हेडिंग्स में देखते हैं कि कहीं पे इसका जिक्र हुआ है। तो अब जब हम डी के गो थ्रू होते हैं तो हमें दिख रहा है कि जो 5th है वो है डिजास्टर्स कॉज्ड बाय द क्लाइमेट मेक्स अस फील बेटर। ओके, तो ये तो बिल्कुल साफ साफ वो ही आंसर उन्होंने लिखा हुआ है, तो ये हमें इतना ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो दिस इज़ हाउ वी विल राइट द नेक्स्ट आंसर, जो कि हमारे पैराग्राफ का डी का है 5th। ठीक है, 3rd क्वेश्चन, पैराग्राफ डी का आंसर है 5th। अब मूव फॉरवर्ड करते हैं हमारे नेक्स्ट पैराग्राफ विच इज़ ई। आफ्टर स्किमिंग द ई पैराग्राफ, वैसे मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि अगर आप चाहते हैं तो मेरे लिए ये मेथड बहुत ज़्यादा काम करता है। इट्स वेरी इजी कि आप पहले कीवर्ड्स लिख लें, बाद में क्वेश्चंस पढ़ें और फिर उनको यहाँ पे फाइंड आउट करना स्टार्ट कर दें। लेकिन आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं, जो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। लेट्स से हाफ आप इस तरह करते हैं पैराग्राफ के कीवर्ड्स करके, हाफ आप करते हैं कि आप पहले क्वेश्चंस को पढ़ लें, क्वेश्चंस को पढ़ के उनको अंडरस्टैंड करके फिर पैराग्राफ की स्किमिंग कर लें। लेकिन उस तरह ऑब्वियसली आपके लिए आसान ये रहेगा कि क्वेश्चंस को आप बाद में पढ़ें, पहले आप पैराग्राफ की कीवर्ड्स निकालें ताकि आपको स्किमिंग में ज़्यादा टाइम ही ना लगे। लेट्स से अगर हम ई का हमने पहले उसके हमने कीवर्ड्स निकाल लिए और हमारे इसके कीवर्ड्स हैं, पहले मैं दोबारा गो थ्रू होती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है रिवर्स स्वॉलन बाय हैवी रेंज, कि जो भी डिस्ट्रक्शन हुई है, डैमेज हुआ है, रिवर्स की वजह से कॉज हुआ है। सेकेंड ऑल्सो यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली मेंशन्ड है, आपने हाईलाइट पहले कर लेना है कि इन 2002 मेनी पार्ट्स ऑफ द यूरोप सफर्ड सीवियर फ्लड डैमेज। यहाँ पे डैमेजेस की बात हो रही है, और बाद में हमारी लाइन में जो सेकंड लास्ट है वहाँ पे बात हो रही है कि रिवर्स और सी की वजह से हुए हैं। चलिए अब इनके तो हमने कीवर्ड्स ढूंढे होंगे। अब मैं आपको सेकंड मेथड बता रही हूँ कि हमने पहले यहाँ पे कीवर्ड्स लगा लिए होंगे, और वो कीवर्ड्स 1 या 2 हमने लिख लेने हैं प्रोमिनेंटली। फिर बाद में आप जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ और क्वेश्चंस को पहले पढ़ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जाते हैं और आप कहते हैं कि चलिए फर्स्ट का हो गया, सेकंड का हो गया, हमारे पास थर्ड है। थर्ड पे लिखा हुआ है रिवर्स एंड सीज कॉज डैमेज। अब आप फौरन पैराग्राफ पे आएंगे। पैराग्राफ पे जैसे आप आएंगे आपको पता चल जाएगा कि आपने कीवर्ड्स कहाँ पे कौन से लिखे हैं, और वहीं पे आपको रियलाइज होगा कि ई पे तो आपने यही लिखा हुआ है कि रिवर्स कॉज द डैमेज। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे प्रोमिनेंटली मेंशन्ड है। अगर आप पहले कीवर्ड्स ढूंढ कर नहीं रखते तो फिर आपको बहुत ज़्यादा स्किमिंग करनी पड़ेगी। आपको लेट्स से अगर आपका ए पैराग्राफ हो गया, बी सी डी ई एफ पढ़ा हुआ है, तो आपने सब पे स्किमिंग करनी है। तो वो आपने हर सवाल के लिए पूरे पैसेज की पूरे पेज का आप रीडिंग करने से, स्किमिंग करने से बेहतर है पहले ही कीवर्ड निकाल के रखते हैं हर पैराग्राफ के। यहाँ पे हमें ई पे मिल गया कि हमारा वहाँ पे मेंशन हुआ है कि रिवर्स या स्वॉलन बाय हैवी रेन्स हैव अफेक्टेड द डिस्ट्रक्शन और हैव अफेक्टेड द डिफॉरेस्टेशन एंड ऐसे बात हुई है। तो हमें क्लियरली आंसर मिल गया कि जो हमारा पैराग्राफ ई है, 4th क्वेश्चन, उसका हमारा आंसर 3rd है, 3rd हेडिंग है। ठीक है, तो इस तरह हम अपना आंसर लिख लेंगे। अब मूव ऑन करते हैं हमारे एफ पैराग्राफ पे, जिसकी स्किमिंग के बाद आपको दिख रहा होगा वहाँ पे बात हो रही है कि हम कैसे डिफेंस क्रिएट करें, कैसे हम रोकथाम करें फ्लडिंग की। और उसमें लिखा हुआ है कि ये चीज़ें हमने की हैं डिफेंसेस के लिए, सोफिस्टिकेटेड
बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग करें, ये चीज़ करें, वो करें, उसके बाद हम क्या करें कि डायरेक्शन चेंज करें, उसके बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेथड्स लिखे हुए हैं कि हम कैसे रोकथाम कर सकते हैं। प्रोग्रेस इज़ ऑलरेडी बीइंग मेड, बहुत सी प्रोग्रेस ऑलरेडी हो रही हैं, नॉट जस्ट इन यूरोप बट प्लेसेस लाइक द हिमालयाज टू प्रोटेक्ट पीपल लिविंग इन लो लेइंग रीजन्स। जिस तरह हमारी कंट्री में भी होता है, बहुत से फ्लड्स आते हैं तो लो रीजन्स हमारे तबाह हो जाते हैं। तो यहीं पे बात मेंशन की है कि फ़्लड की वजह से जो भी होता है उसके लिए रिवर डिफेंसेस बनाए, ये करें, एक्सपेंसिव है दिस। उन्होंने यहाँ पे बहुत मेंशन किए हैं कि हम क्या क्या मेथड से वी कैन स्टॉप दिस। अब यहाँ पे हमने लिख लिया कि यहाँ पे इन चीज़ों के बारे में बात हुई है, तो कीवर्ड्स हमने लिख लिए। बाद में हम क्वेश्चंस को गो थ्रू होंगे, और क्वेश्चंस को जब हम गो थ्रू हो रहे हैं तो वी कैन क्लियरली सी कि जो हमारा 8th है वहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू सॉल्व फ्लडिंग। बाकी भी आप गो थ्रू होने पढ़ लें, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। वहाँ पे फॉर फ्लंग फ्लडिंग लिखा हुआ है, रिवर्स एंड सीज कॉज डैमेज एक्सेट्रा, और उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है हाउ टू सॉल्व फ्लडिंग। तो हमारा एफ पे वो कम्प्लीटली सूटेबल है। तो वहाँ पे जो हमारा एफ पैराग्राफ है विच इज़ क्वेश्चन नंबर 5, उसके आगे हम लिख देंगे कि इसका आंसर है 8th। ओके, तो अब मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ विच इज़ जी। अब इसके स्किमिंग के जो वर्ड हैं वो मैं आपको बताती हूँ। क्यों ना हम इसकी स्किमिंग एक साथ करें, तो पढ़ते हैं। एंड द फ्यूचर क्वेश्चन पूछा गया है, इफ़ वी आर टू बिलीव द फोरकास्ट इट इज़ प्रिडिक्टेड दैट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन विल बी विदाउट फ्रेश वाटर बाय 2025। अल्लाह ना करे, बट एनीवेज दिस हैज़ रिटन, बट फॉर अ ग्रोइंग नंबर ऑफ रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड द फ्यूचर इज़ ऑलरेडी विद अस। यहाँ पे आप देख लें, पहले तो फ्यूचर की बात हो रही है, आपको पहले अंदाज़ा हो जाएगा कि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमने लिख लेना ना कि कैसे आगे जाके पानी की कमी महसूस कर सकते हैं। फिर आगे लिखा, वाइल सम एरियाज आर डेवास्टेटेड बाय फ्लडिंग, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर इन मैनी अदर प्लेसेस इज कॉजिंग कन्फ्लिक्ट। यहाँ पे पहले लिखा है कि कई जगह पे तो बर्बादी हो गई है फ्लडिंग की वजह से, और कई जगह पे जो कमी होती है, स्कैर्सिटी होता है, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर होता है, कमी है पानी की, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट पैदा कर रही है। तो हम इसको भी अपना कीवर्ड लिख लेंगे, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, ठीक है, और साथ साथ जो डेवास्टेटेड हुई है। तो आगे हम पढ़ते हैं, द स्टेट ऑफ टेक्सास इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज सफरिंग अ शॉर्टेज ऑफ वाटर विद द रियो ग्रांडे falling to reach the Gulf of Mexico for the first time in 50 years in spring of 2000, pitting regions against region as the vie for water sources, with many parts of the globe running dry through drought and increased water consumption. There is now talk of water being the new oil. ठीक है, ये भी आपने सारे इनको हाईलाइट कर लेना है कि इसमें से कुछ भी हुआ तो हमें पहले ही पता है। तो सबसे अपने कीवर्ड्स तो लिख लेने हैं, 3-4 आप लिख लें, मैंने आपको पहले ही बोला है। तो अब हम एक काम करते हैं, जी से रिलेटेड हम कोई क्वेश्चन ढूंढते हैं, हेडिंग ढूंढते हैं कि कहाँ पे मेंशन हुआ है। तो जब हम गो थ्रू हो रहे हैं तो हमारा पहले तो हमने पहले क्रॉस कर लिया क्योंकि ये हमसे हो गया। तो जो हमारे अटेम्प्ट हो जाए उनको आप आराम से कट लगा दें ताकि हम दोबारा इनको ना रीड आउट करें। तो आप देख सकते हैं हमारा जो सेकंड है वहाँ पे लिखा हुआ है द स्कार्सिटी ऑफ वाटर। उन्होंने एग्जैक्ट यही वर्ड मेंशन कर दिया जो कि मैंने आपको बोला था, कमी पानी की। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा हमारे इस पैराग्राफ का विच इज़ जी, क्वेश्चन नंबर 6, और उसके आगे हम अपना आंसर लगा देंगे 2। सो दिस इज़ इट। अब हम एक काम करते हैं, मूव फॉरवर्ड करते हैं अपने नेक्स्ट हेडिंग की तरफ विच इज़ एज। तो जो हमारा है पैराग्राफ एज, इसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में बात की गई है कि फ्यूचर में ये हो सकता है। ऑब्वियसली जी में भी ये था, लेकिन जी का हमारा वो तो नहीं बना आंसर। तो यहाँ पे भी हमारी एज की में बात हो रही है कि हमारा जो प्रेडिक्शंस हैं, एस्टिमेट सजेस्ट दैट वाइल ट्रॉपिकल एरियाज विल बिकम ड्रायर। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर हमारे फ्यूचर के बारे में एक अजम्पशंस हो रही है, एक इमेजिनेशंस हो रही है। वो अपने तरीके से बोल रहे हैं कि दिस कैन बी द पॉसिबिलिटी अगर हालात ऐसे ही रहे। तो अब हम जब गो थ्रू होंगे हमारे लिस्ट ऑफ हेडिंग में देखेंगे कि किससे ज़्यादा रिलेटेबल बन रहा है। तो वहाँ पे आप लास्ट देखें, वहाँ पे लिखा हुआ है द पेसिमिस्टिक व्यू ऑफ द फ्यूचर। ठीक है, तो ये हमारा कुछ मिलता जुलता लग रहा है क्योंकि आगे किसी जगह ऐसे बात नहीं हुई है। तो हम इस चीज़ को हम नोट डाउन कर लेंगे और हम दोबारा बाकी क्वेश्चन से भी गो थ्रू होंगे, लेकिन वो बिल्कुल सूट नहीं कर रहे। तो हमारा यही आंसर बनता है। तो हमारा हेडिंग जो एज है, पैराग्राफ एज, उसका आंसर है हमारे पास क्वेश्चन 13। ठीक है, 13 है तो उसके आगे हम 13 को पुट कर देंगे। लेट्स मूव टू आवर लास्ट आई पैराग्राफ। सो उसको रीड आउट करते हैं और इसके स्किम वर्ड मैं आपको बताती हूँ। वाइल गोइंग थ्रू हम यहाँ पे कोई एक चीज़ को पिन पॉइंट नहीं कर सकते, बट लास्टली आप वो देखेंगे वहाँ पे लिखा हुआ है अकस्टम्ड। ये होता है आदि,
कि हमारा जो एनवायरनमेंट हमारा बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है और हमें वो अग्री करना पड़ेगा कि वाकई ही देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद द क्लाइमेट चेंज, ठीक है, कुछ तो गलत हो रहा है, कि सब कुछ फ्लडिंग हो रही है, डेवस्टेट हो रहा है, और हमारा जो फोकस है वो डिस्ट्रक्शन मूव्स फ्रॉम वन कॉन्टिनेंट टू अदर एंड अदर पे जाता जा रहा है। तो फिर इस चीज़ को हम अगर गो थ्रू हों तो हमारे पास एक तो पॉइंट नहीं है, लेकिन कुछ यही है कि जो चीज़ें हैं हमें उनके बारे में अवेयर होना होगा। वी हैव टू टेक एक्शन, वी हैव टू स्टे अलार्मिंग, ठीक है। अलार्मिंग का जो उन्होंने वर्ड यूज़ किया है वो यही होता है कि हमें चौकन्ना होना होगा, हमें प्रॉपरली अटेंशन देनी होगी टू ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज ऊपर लिखा हुआ है वी हैव हैड एम्पल प्रूफ दैट देयर इज़ समथिंग नॉट क्वाइट गुड, सम माइट से दिस और दैट। तो अब जब हम गो थ्रू हो रहे हैं लिस्ट ऑफ हेडिंग्स के, वहाँ पे और कोई इस चीज़ को सूटेबल नहीं कर रही सिवाय एक के, विच इज़ 4। शुड वी बी डिस्पॉन्डेंट और रियलिस्टिक। डिस्पॉन्डेंट होता है कि लो हो जाना, हिम्मत हार जाना, और वी नीड टू बी रियलिस्टिक। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत सूटेबल है, लेकिन फिर भी हम बाकी से भी गो थ्रू होंगे। हम देखेंगे वाटर द प्रोवाइडर ऑफ फूड, नो। व्हाट इज़ वाटर, ये भी नहीं हुआ। हाउ टू सॉल्व फ्लडिंग, ये भी नहीं हुआ यहाँ पे डिस्कस। फॉर फ्लंग फ्लडिंग, ये भी नहीं हुआ। ह्यूमन्स रिलेशन, नो। द डिस्ट्रक्टिव फोर्स ऑफ वाटर इन द फॉर्मर टाइम्स, नो। ये पास के बारे में बात हो रही है। फ्लडिंग इन द फ्यूचर, नो। और कोई भी इनके बारे में बात नहीं हुई। तो हमारा जो इसमें से थोड़ा सा सूटेबल लग रहा है वो है हमारा 4th ऑप्शन, जिसको हम अपने पैराग्राफ नंबर 8 पे आई के आगे हम वो ऑप्शन लगा देंगे। एंड दिस इज़ हाउ आवर सेक्शन 1 का हाफ पार्ट इज़ डन, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू ऑल फॉर डूइंग दिस विद मी, एंड आई एम श्योर आपको समझ आई होगी, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, मूव फॉरवर्ड करते हैं हमारे नेक्स्ट चंद क्वेश्चंस पे, जिसके बाद हम सेक्शन 2 पे मूव फॉरवर्ड करेंगे। तो पहले डू वन थिंग कि आप जो ये पैराग्राफ मैं आपको दिखा रही हूँ पैसेज सेक्शन 1 का, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बिकॉज आगे मैं थोड़ा सा इसको श्रिंक करने वाली हूँ ताकि मैं जो आपके रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन रह गए हैं उनको थोड़ा सा बड़ा कर पाऊँ, लेकिन पैराग्राफ भी साइड पे रहेंगे, क्वेश्चंस भी रहेंगे, ताकि आपको एक पेज पे करके सब मैं समझा सकूँ, ठीक है। तो नाउ आई एम गोना पेस्ट क्वेश्चंस हियर टू। इस तरह से कुछ हमारा नेक्स्ट पार्ट है जो कि हमारे 9 to 15 क्वेश्चंस हैं, और ये आप देख सकते हैं MCQs बेस्ड है, ठीक है, MCQs। और अब हम इनको मैच करेंगे और इनकी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा है वो लिखा है दैट द राइटर बिलीव्स दैट वाटर, ठीक है। अब वो क्या बिलीव करते हैं, पहले मैं आपको एक इसका हिंट दे देती हूँ। जो भी हमारे मोस्टली MCQs बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत हमारे तरतीब के साथ होते हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला कि तरतीब के साथ होते हैं, हम पैराग्राफ नंबर ए में देखेंगे कि वहाँ पे कुछ ऐसा मेंशन है, क्योंकि क्वेश्चन को पहले समझ लें कि राइटर ये बिलीव करता है कि वाटर, ठीक है, यहाँ पे हमारे ऑप्शंस भी फ्यूचर के बारे में है कि वाटर क्या होल्ड करेगा या वाटर क्या है। द वाटर बिलीव्स दैट वाटर, क्या उसमें कह रहे हैं, यहाँ पे हम तुक्का नहीं मार सकते हैं, जो राइटर ने कहा है वही लिखना है। तो हमारा जो पहला पैराग्राफ देखे तो उसने लिखा हुआ है, आप लास्ट लाइन देखें तो वहाँ पे लिखा है ऑन प्रेजेंट प्रोडिक्शन इट इज़ एन एलिमेंट दैट इज सेट टू अज्यूम इवन ग्रेटर सिग्निफिकेंस। ये फ्यूचर में जाकर हमारे लिए बहुत एक ग्रेट इंपॉर्टेंस रखेगा, एक सिग्निफिकेंस होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो वी हैव टॉक्ड अबाउट इन द डी ऑप्शन विल हैव इवन ग्रेटर इंपॉर्टेंस इन आवर लाइव्स इन द फ्यूचर, ठीक है। सिग्निफिकेंस, ठीक है, इम्पोर्टेंस होगा, सिग्निफिकेंस होगी, इम्पोर्टेंस होगा। तो फिर यहाँ पे हम अपना ऑप्शन डी पे करेक्ट करेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका करेक्ट आंसर है डी। मैंने पहले आपको कहा तरतीब से होता है, तो चलिए अब मूव फॉरवर्ड करते हैं हमारे 10th क्वेश्चन की तरफ, विच इज मैनकाइंड्स ह्यूमन काइंड्स रिलेशनशिप विद द वाटर हैज़ बिन, ठीक है। ये तो हमें ऑलरेडी पता है, हमने पहले भी एक सवाल किया और ये हमारे बी में था। तो वहाँ पे हमारा क्या ऑप्शन है कि ह्यूमन काइंड्स रिलेशनशिप विद वाटर हैज़ बिन 2 साइडेड 1 साइडेड, और ये इसके ऑप्शंस हैं। तो जैसे ही हम मूव फॉरवर्ड होंगे हमारे पैराग्राफ बी की तरफ, उसमें आप पहले लाइन में आप देख सकते हैं थ्रू आउट हिस्ट्री वाटर हैज़ हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन आवर लाइव्स, ह्यूमन काइंड हैज़ ऑलवेज हैड अ रादर एम्बिगुअस रिलेशनशिप विद वाटर। समझ गए। तो एम्बिगियस उन्होंने सेकंड वर्ड्स में लिखा हुआ है। एम्बिगियस वो एक चीज़ होती है विच हैज़ मोर देन वन साइड्स, ठीक है। अगर आपका कोई रिलेशनशिप भी है तो वो एक 2 साइडेड हो ना, ये 1 साइडेड ना हो, तो दैट इज़ एम्बिगियस। तो यहाँ पे हमारा जो पहला ऑप्शन है, ठीक है, ए जो ऑप्शन है वो है हमारा 2 साइडेड, एंड दैट इज़ आवर करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन, अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं, विच इज़ 11, एंड दैट इज़ द राइटर सजेस्ट दैट। यहाँ पे भी राइटर के बारे में बात हो रही है कि उन्होंने कोई चीज़ मेंशन की है, तो ऑब्वियसली हम ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ जाएंगे, वहाँ पे वो ढूंढेंगे। सबसे पहले काम करते हैं, अपने ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन है वी आर इन ऑ ऑफ द न्यूज़ वी रेड एंड सी ऑन TV एवरी डे। आई थिंक दिस इज़ फॉल्स। ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमने पहला पैराग्राफ पढ़ चुके हैं, हमें पता है कि नो वन इज़ इन ऑ होता है कि लाइक यू आर इन सरप्राइज, यू आर हैप्पी वाइल
watching the news and anything else, but we are not, right? उन्होंने ये बात mention की change to the environment leaves us speechless. No, it does not. ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि speechless हमें leave कर देता है वो. कुछ और लिखा होगा लेकिन ये नहीं लिखा हुआ. Then we should not be in awe of the news we read. ये भी चीज़ mention नहीं है कि we should not be. तो जो हमारा चौथा है दैट इज और सरप्राइज द एनवायरमेंटल चेंज ब्रॉट अबाउट बाय नेचर इज समथिंग न्यू. अब ये मुझे थोड़ा थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है. पता है क्यों? क्योंकि जो हमने पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट किया वहां पे लिखा हुआ था कि जो अभी डिस्ट्रक्शन हो रही है, डिफॉरेस्ट्रेशन में जो हो रहा है, एवरीथिंग विच हैज बिन हैपनिंग, वो कुछ नया नहीं है, इट हैज हैपेंड बिफोर एज वेल. पर यहाँ पे लिखा हुआ है और सरप्राइज एट द एनवायरमेंटल चेंज ब्रॉट अबाउट बाय नेचर इज समथिंग न्यू, कि जो हम इतने सरप्राइज हुए हैं कि वाकई अभी चेंज आ रहा है. लेकिन राइटर हमें ये बताना चाह रहे हैं कि ये चेंज नया नहीं है. हमारा रिएक्शन डेफिनेटली न्यू है क्योंकि राइटर ने हमें बोला है कि ये चीज़ें तो काफ़ी अरसे से हो रही हैं, अभी हमने इन पे अटेंशन देना शुरू की है, अभी हम इसके बारे में कंसर्न होना शुरू है, बट काफ़ी अरसे से ये चीज़ें हो रही हैं विच इज़ अ फैक्ट एज वेल. तो ये हमें चौथा वाला डी वाला जो है हमें काफ़ी जाना पहचाना और सही लग रहा है. लेकिन फिर भी हम गो थ्रू हो लेते हैं. तो हमारा जो पैराग्राफ नंबर सी है, अगर आप उसको देखें, वहाँ पे लिखा हुआ है थ्रू द एजेस the great floods alternated with long periods of drought have assaulted people and the environment, hampering their fragile fight for survival. The dramatic change to the environment that are now a feature of our daily news are not exactly new. Exactly. यहाँ पे उन्होंने वही बात मेंशन की है, ये इतना न्यू नहीं है. जो अब जाके न्यूज़ पे आ रहा है, जो अब जाके बहुत ज़्यादा नुमाइश हो रही है, वो न्यू नहीं है. चलिए, ऑब्वियसली हमें हमारा आंसर मिल गया. और वैसे भी इनफैक्ट हमें पहले ही पता चल गया था कि यही होगा, क्योंकि जब हमने पहले वाले पैसेज को पढ़ पढ़ के कीवर्ड्स लिख लिए थे, हमें कुछ ना कुछ आइडिया हो गया था कि विच कैन बी द राइट आंसर. एंड हियर वी आर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हम पहले वो पढ़ते हैं. तो वहाँ लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट प्लांटिंग ट्रीज. अब आपको यहाँ से कुछ हिंट तो पता चल गया होगा कि हमारे जो एफ पैराग्राफ है वहाँ पे ये मेंशन्ड हुआ था कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं टू फिक्स द फ्लडिंग, टू स्टॉप द फ्लडिंग, राइट. तो हमें ऑलरेडी पता है कि ये एफ में है, तो हम डायरेक्ट एफ में जाएंगे. लेकिन उससे पहले हम ऑप्शंस की तरफ देख लेते हैं. लिखा हुआ है हैज़ टू बी कोऑर्डिनेटेड इंटरनेशनली. नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था वहाँ पे. इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन बिल्डिंग सी एंड रिवर डिफेंसेस. नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं था. Is a less expensive answer to flooding than building river defenses. ऐसा ही कुछ था. काफ़ी मिलता जुलता है, बट फिर भी हम आगे पढ़ लेते हैं. Is not an answer to the problem of flooding in all regions. That is totally false. तो अब हम एक दफ़ा फिर भी go through होते हैं, लेकिन हमें आइडिया हो गया कि C can be correct. अब हम जब देखें F में, तो आप देख सकते हैं in second line there is mentioned there are simpler ways planting trees in highland areas, not just in Europe but in places like the Himalayas to protect people living in low-lying regions like a Ganges Delta is a cheaper and more attractive solution. Got it. So this is our answer. तो हमारा जो 12th है उसका आंसर है C. Okay. Moving forward, हमारा जो 13th question है वो है by 2025 it is projected that. हमें ये तो पता चल गया ये कहाँ पे हुआ था. ये हुआ था हमारा G में mentioned, जहाँ पे बात हुई थी about the future. तो यहाँ पे हम पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं. एटलीस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन विल हैव फ्रेश वाटर. फॉल्स. द मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन विल हैव फ्रेश वाटर. फॉल्स. 1/3 of the world population will have fresh water. Kind of corrected. Fresh water will only be available to half of the world population. That is totally incorrect. Because अब आपको obviously hint तो मिल गया, लेकिन हम फिर भी पढ़ेंगे. लिखा हुआ है and the future question mark if we are believed the forecast it is predicted that 2/3 of the world population will be without fresh water. Here you go, we kind of got an answer because यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने बोला 2/3 में पानी होगा ही नहीं. 2/3 is more than half. ठीक है, तो ऑब्वियसली हाफ तो उन्होंने जो आंसर्स लिखे हुए कि हाफ में होगा, हाफ पॉपुलेशन कैन बी डूइंग दैट एंड दिस एंड दैट, वो एब्सोल्युटली फॉल्स होगा. तो हमारा जो आंसर है वो है कि 1/3 सिर्फ जो पॉपुलेशन है वो पानी ले सकती है, हासिल कर सकती है. तो इस तरह हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. क्वेश्चन लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट इन द फ्यूचर लो लेइंग आइलैंड्स. ओह, ये तो ऑलरेडी देखा देखा लग रहा है, लेकिन चले इसको फाइंड आउट करते हैं. तो चलें, जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि इन ऑर्डर वी आर गोना गेट अवर क्वेश्चंस, तो हम देखते हैं एच में इसका आंसर. एच में लिखा हुआ है पहले, लेकिन ऑप्शन ना पढ़ लें. हाँ, लेट्स गेट बैक टू दैट. एक दफ़ा फिर सवाल पढ़ते हैं. सवाल ये है अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट इन द फ्यूचर लो लेइंग आइलैंड्स, ठीक है, विल स्टिल बी हैबिटेबल, will not be underwater, are likely to be underwater,
will probably not be underwater. तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है और डी है वो ऑलमोस्ट सिमिलर, बट चलें पैराग्राफ नंबर एच पढ़ते हैं. वहाँ पे लिखा हुआ है इन और सेकेंड लाइन that coastal regions and some low-lying islands will be all prohibitively be submerged by the sea as the polar ice caps melt. Got the answer. Submerge लिखा हुआ है कि वो डूब जाएंगे, वो अंडर द वाटर होंगे. सबमर्ज उसका सिनोनिम होता है. तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है, सी में हमारा लिखा हुआ है कि आर लाइकली टू बी अंडर वाटर. ठीक है, तो दिस इज़ द प्रोडिक्शन इन द टेक्स्ट, तो हम इसको करेक्ट करेंगे एंड सी इज़ आवर आंसर. तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. सबसे पहले हमारा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द राइटर. ठीक है, यहाँ पे भी राइटर ने कुछ मेंशन किया है, उसके बारे में बात हो रही है. और जैसे कि हम ऑर्डर के तौर पे कर रहे हैं तो हमारा अब पैराग्राफ नंबर आई रह गया है, लेकिन पहले हमारे ऑप्शंस पढ़ लेते हैं. लिखा हुआ है पीपल डू नॉट नीड टू गेट यूज टू एनवायरमेंटल डैमेज. पीपल विल नीड टू गेट यूज टू क्लाइमेट चेंजेस दैट कॉज एनवायरमेंटल डैमेज. People are now more used to environmental damage than they have in the past. Lastly, we have the general despondency about environmental changes is ill-founded. ठीक है, तो अब इसका हम देखते हैं कि आई में इसका कहाँ पे मेंशन किया हुआ है. तो चलिए हमारा पैराग्राफ पढ़ते हैं. Some might say that this despondency is ill-founded. अब ये हमारा करेक्ट लग रहा है, राइट, बट ये करेक्ट नहीं है. पता है क्यों? क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है राइटर सेड, अकॉर्डिंग टू द राइटर. ठीक है, लेकिन यहाँ पे राइटर कह रहा है कि सम माइट से दैट. राइटर खुद का नहीं बोल रहा. राइटर बोलेगा ना तो वो ये बोलेगा आई थिंक दिस दिस दिस. ठीक है, वो ये बोलेंगे, लेकिन वो बोल रहे हैं सम माइट से दैट. ही इज़ नॉट सेइंग दिस. तो आपने इस पे बिल्कुल करेक्ट नहीं लगाना. ठीक है, आगे हम रेस्ट ऑफ दिट पढ़ेंगे. बट वी हैव हैड ample proof that there is something not quite right with the climate. Many parts of the world have experienced devastating flooding as the seasons revolve. The focus of the destruction moves from one continent to another. The impact on the environmental is alarming and the cost to life depressing. And lastly, he says it is a picture to which we will need to become accustomed. We got our answer. आपको याद है मैंने आपको पहले भी बताया था accustomed का मीनिंग. accustomed का मीनिंग होता है used to. ठीक है, तो यूज टू होना किसी चीज़ का, वी हैव टू डू इट. तो राइटर ने ये बोला है. तो चले अब गो थ्रू होते हैं हमारे क्वेश्चन के जो ऑप्शंस थे उससे. तो वहाँ पे बी लिखा है पीपल वी नीड टू गेट यूज टू क्लाइमेट चेंजेस दैट कॉज एनवायरमेंटल डैमेज. वी गॉट आवर आंसर. 15 का आंसर है बी. बट यहाँ पे मैं आपको प्रो टिप देती रहूँ कि आपने हमेशा वो वर्ड बाय वर्ड नहीं ढूंढना, आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है. बिकॉज हियर इट वॉज ट्रिकी. उन्होंने एक सवाल पूछा, उसका जो एक आंसर है, एक ऑप्शन है इनफैक्ट, दैट इज़ रिटन एग्जैक्टली सेम इन द ऑप्शंस, in the passage, in the paragraph, right? So you're not gonna do it. आप उसको नहीं देखेंगे, आप ध्यान से देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये तो सबने बोला है, राइटर ने नहीं बोला. एंड वी आर आस्क्ड टू व्हाट राइटर हैज सेड. ठीक है, तो उसके बाद हम वो ढूंढेंगे और फिर हमें अपना करेक्ट आंसर मिल जाएगा. नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन 2 विच कैन लुक लाइक दिस. वहाँ पे आप देख सकते हैं पैसेज है विद पैराग्राफ्स एंड दे आर क्वेश्चन नंबर 16 to 22. सबसे पहले जो आपने चीज़ नोटिस की होगी वो ये की होगी कि ये समरी बेस्ड है. मैंने आपको जो लास्ट हमारी वीडियो थी उसमें मैंने आपको बता दिया था उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स, लेकिन मैं आपको ये भी साथ बताती चलूँ कि जो समरी बेस्ड होता है उसमें एग्जैक्ट वही पैराग्राफ उठा के नहीं देते हैं. वहाँ पे वर्डिंग थोड़ी डिफरेंट होती है, सम सेंटेंसेज आर डिफरेंट, वोकैबुलरी डिफरेंट यूज़ है, सिनोनिम्स यूज्ड हैं, बट बात वही होती है. तो चलिए एक काम करते हैं, इसको पढ़ते हैं और गो थ्रू होते हैं. सबसे पहले उन्होंने मैंशन किया कंप्लीट द समरी बिलो ऑफ द फर्स्ट 4 पैराग्राफ्स ऑफ रीडिंग पैसेज 2. ठीक है, उन्होंने हमें बता दिया कि पहले 4 पैसेजेस में से आएगा. ठीक है, तो हमारे पास पहले 4 पैसेजेस सामने लिखे हुए हैं ऑन आवर लेफ्ट, तो हमने इनकी तरफ कंसंट्रेट करना है. चूज़ 1 वर्ड ओनली. ओके, 1 वर्ड ओनली, एक से ज़्यादा नहीं आपने करने हैं. फ्रॉम द पैसेज फॉर ईच आंसर राइट योर आंसर इन बॉक्सेस 16 to 22 ऑन योर आंसर शीट. ठीक है, तो चलें अब पढ़ते हैं इसको. सबसे पहले लिखा हुआ है इज़ इट सरप्राइजिंग दैट देयर इज़ अ डैश ऑफ टीचर्स. क्या हो सकता है ये? एनीवेज, schools do not have enough teachers, but what are the reasons for this? To begin with, fewer students are going into dash after finishing school, but this is not young people's fault. अब एक काम करते हैं, साथ साथ पैसेज पढ़ते हैं और साथ साथ ही हमारा समरी पढ़ते हैं. तो अटेम्प्ट करते हैं. सबसे पहले लिखा हुआ है हमारे सेक्शन 2 के फर्स्ट पैराग्राफ में, फर्स्ट पैसेज में, दैट इज़ इट एनी वंडर दैट देयर आर टीचर शॉर्टेजेस. टीचर शॉर्टेजेस. ठीक है, जो हमारा पहला समरी में हमारी फिल इन द ब्लैंक है वो रिलेटेड टू दिस ही है. सामने पढ़े. इट इज़ सरप्राइजिंग दैट देयर इज़ अ डैश ऑफ टीचर्स क्वेश्चन मार्क. स्कूल डू नॉट हैव इनफ टीचर्स.
जब स्कूल के पास नहीं टीचर तो ऑब्वियसली शॉर्टेज हो रहा है, तो हमने यहाँ पे लिखना है शॉर्टेज। शॉर्टेजेस नहीं लिखना जो वहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट सिर्फ शॉर्टेज की है, क्योंकि अ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम प्लूरल नहीं लिखेंगे, हम सिंगुलर लिखेंगे। एनीवेज लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि टू बिगिन विद फ्यूअर स्टूडेंट्स आर गोइंग इनटू डैश आफ्टर फिनिशिंग स्कूल। अब कैरी ऑन करते हैं हमारे पैसेज पे। डेली द प्रेस कैरीज रिपोर्ट्स ऑफ स्कूल्स गोइंग ऑन 4-day वीक सिंपली बिकॉज दे कैन नॉट रिक्वायर्ड इनफ टीचर्स, बट वाई? देर इज़ नो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। फॉर अ स्टार्ट फ्यूअर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने कीवर्ड देख लिया, इसको हम नोट डाउन करेंगे क्योंकि यहीं पे हमारा होना है, ठीक है। यहाँ पे हम आंसर ढूंढते हैं। फ्यूअर स्टूडेंट्स आर एंटरिंग टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज व्हेन दे लीव स्कूल। क्वेश्चन है कि fewer students are going into dash after finishing school, but this is not young people's fault, और यहाँ पे हमारा आंसर होगा टीचर ट्रेनिंग। अब इसको हम एक ही वर्ड पे कंसिडर करेंगे। आप लोग कह रहे होंगे कि ये तो 2 वर्ड्स है, पर 2 नहीं है, क्योंकि आप वहाँ पे हाइफन देख सकते हैं। ये इसीलिए दरम्यान में बनाई गई है क्योंकि इस पूरे सेंटेंस को हमने एक उन्होंने कहा है, तो यहाँ पे आप टीचर ट्रेनिंग लिख सकते हैं। लेकिन अगर चलें आप फिर भी अगर आपको ये सेपरेट हो और दरम्यान में हाइफन नहीं होगी तो आप सिर्फ ट्रेनिंग लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि आपने केयरफुल रहना है। लेकिन यहाँ पे हाइफन है तो आपने यहाँ पे टीचर ट्रेनिंग लेना है, क्योंकि जैसे पैसेज में लिखा हुआ है। अब मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो है पैसेज में जो फिल इन द ब्लैंक है उसकी तरफ, वो है बट दिस इज़ नॉट यंग पीपल्स फॉल्ट, द डैश ऑफ टीचिंग हैज़ बिन अंडर कॉन्स्टेंट अटैक। क्या चीज़ टीचर की कॉन्स्टेंट अटैक है, हम पढ़ते हैं। वहाँ पे लिखा हुआ है बट कैन यू ब्लेम यंग पीपल आफ्टर द ब्रेकिंग फेस्ड बाय द टीचिंग प्रोफेशन इन द यूके ओवर द लास्ट डिकेड। हमारा आंसर मिल गया। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि द डैश ऑफ टीचिंग हैज़ बिन अंडर अटैक, तो जो टीचिंग प्रोफेशन है वो काफ़ी अंडर अटैक है। आगे भी लाइन ये लिखी हुई थी, द अटैक रिलेंटलेस इन द एक्सट्रीम हैज़ बीन ऑन सेवरल फ्रंट्स, और यहाँ पे हम लिख देंगे द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग, प्रोफेशन। मूविंग ऑन, आवर क्वेश्चन इज द गवर्नमेंट्स लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द प्रोफेशन इज डैश। चलिए आप फाइंड आउट करते हैं हमारा आंसर। तो हमारा जब हम पैराग्राफ आगे पढ़ते हैं, सो लेट्स स्टार्ट। वहाँ पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स by accident or design have been feeding the media a constant stream of negative information। तो ये बता रहे हैं कि गवर्नमेंट काफ़ी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन दे रही है about the teaching establishment in this country। Teachers also come in for a lot of flack from politicians and the government wonders why there are problems in schools। The government's obvious contempt for the teaching profession was recently revealed by one of the most powerful people in government। यहाँ पे आपको आंसर मिल गया है, लेकिन ऑब्वियसली कई लोगों ने मिस कर दिया होगा। अब यहाँ पे आप पहली लाइन देखिए सेकंड पैराग्राफ की, द गवर्नमेंट्स ऑब्वियस कॉन्टेम्प्ट। कॉन्टेम्प्ट होता है लैक ऑफ रिस्पेक्ट, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द गवर्नमेंट्स ऑब्वियस लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द टीचिंग प्रोफेशन। और हमारा क्वेश्चन क्या था कि द गवर्नमेंट्स लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द प्रोफेशन इज डैश, ठीक है। डैश मीन्स ऑब्वियस है, तो हमारा ऑब्वियसली ये आंसर बन रहा है। तो ये लिखा हुआ था द गवर्नमेंट्स ऑब्वियस कॉन्टेम्प्ट उनका लैक ऑफ रिस्पेक्ट, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ऑब्वियस। अब मूव फॉरवर्ड करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज मोरली एडमिनिस्ट्रेटिवली द फ्लो ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज डैश। हमने इन दोनों वर्ड्स को अपना कीवर्ड्स बनाना है, नोट डाउन करना है, और बाद में हमने अपना आंसर ढूंढना है। तो जैसे हम देख सकते हैं हमारा जो थर्ड पैराग्राफ है उसकी जो फर्स्ट लाइन है वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी मेंशन्ड है, तो हम पढ़ते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव भी मेंशन है। ऑन द अदर एडमिनिस्ट्रेटिव साइड मोस्ट टीचर्स आर वेटेड डाउन बाय द इंक्रीजिंग फ्लो ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं। इंक्रीजिंग को हम वहाँ पे दोबारा कीवर्ड कर लेंगे और यहाँ पे आएंगे तो पढ़ेंगे मोर एवर एडमिनिस्ट्रेटिवली द फ्लो ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज इंक्रीजिंग। सो येस, हमारा आंसर है इंक्रीजिंग। अब मूव फॉरवर्ड करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ इवन pupils इन schools have no। बाय द वे आपने नोटिस किया है जितने भी IELTS के टेस्ट हैं वहाँ पे पीपल्स को pupils लिखा हुआ है, तो आप ये देख लें, मैं मिस्टेक नहीं करी। written here is that okay, so even pupils in school have no respect for those who teach them as a dash series of assault on teacher shows। ठीक है, यहाँ पे एक recent series की बात हो रही है जो कि assault हुआ, तो recent, मैंने फ्लो में बोल दिया, मुझे ऐसा लग रहा है ये आंसर है। एनीवेज इट कैन बी द आंसर। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं कि ये है या नहीं, ठीक है। लेकिन दोबारा से क्वेश्चन एक दफ़ा पढ़ लेते हैं कि बात हो रही है कि टीचर्स की रिस्पेक्ट तो स्टूडेंट्स भी नहीं कर रहे, ठीक है। और ये हम कैसे बता रहे हैं, जो कि एक सीरीज ऑफ असॉल्ट हुआ ऑन टीचर, ये हमें बता रहा है वो। तो हम इसको देखते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे फोर्थ पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन पे लिखा हुआ है टीचर्स बैशिंग हैज़ अनफॉर्चुनेटली स्प्रेड टू यंगस्टर्स इन स्कूल्स एज द रीसेंट कैटलॉग ऑफ फिजिकल अटैक्स ऑन टीचर्स विल टेस्टिफाई। रीसेंट
मैंने पहले भी आपको बताया, काइंड ऑफ मुझे रिसेंट लग रहा था, मैंने आपको पहले भी दफ़ा बोला था, टिप्स में किया था कि आपने आंसर ढूंढने से पहले तुक्का ज़रूर लगा लेना है, खुद गेस कर लेना कि इट कैन बी दिस आंसर, और फिर आप उसी को अपने माइंड में रख के ढूंढेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वी हैव अ पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो हम देख सकते हैं। तो ठीक है, तो हमने यहाँ पे अपना आंसर लिख लेना है रीसेंट। ठीक है, इवन पीपल्स इन स्कूल हैव नो रिस्पेक्ट फॉर दोज हु टीच देम एज अ रीसेंट सीरीज ऑफ असॉल्ट्स ऑन टीचर शोज, कि जो अनकरीब जो वाक़यात हुए, जो टीचर्स के साथ असॉल्ट हुआ है, वो हमें दिखाता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अब इज़्ज़त नहीं करते अपने टीचर्स की। अब मूव फॉरवर्ड करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ गोना बी द लास्ट वन ऑफ दिस पार्ट। तो हमारा क्वेश्चन है, द ग्रोइंग स्ट्रेन एंड स्ट्रेस मीन्स दैट एज वेल एज फ्यूअर एप्लीकेशंस फॉर टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज, teachers who have experiences and are dash are also being driven out। ठीक है, हम ज़रा गेस कर लेते हैं कि क्या हो सकता है, लेकिन चले एक काम करते हैं, पहले पैराग्राफ पर जाते हैं। लास्ट पैराग्राफ है, उसमें ही हमने लास्ट लाइंस में ढूंढना है, क्योंकि बिगनिंग वाली लाइंस में हमें पहले वाला आंसर मिला। यहाँ पे अब जब हम देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है, द सर्कल इज देन व्हेन एज वेल एज एक्सपीरियंस्ड competent teachers being driven out of the profession by the increased pressure and stress। मिल गया आंसर हमें, यस। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ था कि who have experience and are dash are also being driven out, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि experienced and competent मतलब जो कंपटीशन कर सकते हैं और बहुत काबिल जो हमारे टीचर्स हैं वो भी are able to driven out। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर है competent। अब मूव फॉरवर्ड करते हैं हमारे क्वेश्चन 23 to 30 की तरफ, जो कि हमारे सेक्शन 2 का लास्ट पार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली आप एक काम करें, सेक्शन 2 का स्क्रीनशॉट ले लें, बिकॉज अब मैं सेक्शन 2 के हाफ के ऊपर अपने सवाल पेस्ट करूंगी ताकि दे आर मोर विजिबल टू यू। हियर यू गो, हमारे क्वेश्चन कुछ इस तरह दिख रहे हैं। हम पैसेज तो वही का वही रहेगा सेक्शन 2 में, ठीक है, तो उससे रिलेटेड आगे क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहले आप ये देख लें कि जो हमारे क्वेश्चन नंबर 23 to 29 है, ये है हमारे येस, नो एंड नॉट गिवन। जो हमने स्टेटमेंट्स देखनी है इनको पैराग्राफ में ढूंढना है और उसके बाद इनके आगे येस, नो या नॉट गिवन कर देना है। मैंने आपको रूल्स पहले बताए हैं कि येस तब लिखना है जब एग्जैक्ट सेम स्टेटमेंट है, नो तब लिखना है जब उसकी ऑपोजिट स्टेटमेंट होगी, और नॉट गिवन तब जब उस स्टेटमेंट का जिक्र ही नहीं हुआ होगा। तो एक काम करते हैं, रीड आउट करना स्टार्ट करते हैं और हम सबसे पहले रूल्स पढ़ते हैं क्या उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, इन बॉक्सेस 23 to 29 ऑन योर आंसर शीट राइट yes if the statement agrees with the claims of the writer, no if the statement contradicts the claims of the writer, not given if it is impossible to say that what the writer thinks about this। तो जो हमारी पहली स्टेटमेंट है वो है more students are entering teacher training courses। I think ये false है। Why? Because it has been mentioned, but ये mention नहीं था कि more students are there। but चलें फिर भी go through हो लेते हैं हमारे पैसेज से। तो पैसेज में लिखा हुआ है थर्ड लाइन में, जो पैसेज नंबर 1 है सेक्शन 2 पे, वहाँ पे लिखा है फॉर अ स्टार्ट फ्यूअर स्टूडेंट्स आर एंटरिंग टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज। Here you go, we got our answers। यहाँ पे completely not given भी नहीं कर सकते क्योंकि आंसर लिखा हुआ है, लेकिन इसका ऑपोजिट लिखा हुआ है which is contradicts। ठीक है, तो फिर इसलिए हम इसका आंसर लिख देंगे false। Moving on, we have the government is right to be surprised that there are problems in school। This seems odd। Why? Because government is the one who has started it। उन्होंने लोगों के और मीडिया के दिमाग में फीड किया है नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, तो गवर्नमेंट को सरप्राइज नहीं होना चाहिए, राइट। लेकिन अगर हम पहले पैराग्राफ में देखें, उसकी लास्ट लाइन पे है एंड द गवर्नमेंट वंडर्स व्हाई देयर आर प्रॉब्लम्स इन स्कूल। ये बिल्कुल टॉन्टिंग में बोला जा रहा है क्योंकि उससे पहले हमारा थर्ड लास्ट पे हमें पहले पैराग्राफ में बता दिया गया है कि जो गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स हैं वही हैं जो मीडिया को फॉल्स बता रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंशनड है बट दे आर द वन हु हैव स्टार्टेड इट, तो उन्हें सरप्राइज होने का तो राइट ही नहीं है, तो यहाँ पे भी हम फॉल्स लगा देंगे। Okay, so let's move on to the next question, which is teachers are too weighted down by administrative duties to stir up trouble। This looks wrong। Why? Because let's read। अब आप चले तीसरे पैराग्राफ पे हैं, तीसरे पैसेज पे हैं, which is teachers are too weighted down by administrative duties to stir up trouble। ठीक है, इसका मतलब है कि वो इतने वेटेड डाउन है ना कि अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज से कि वो स्टेर अप ट्रबल नहीं कर सकते। स्टेर अप ट्रबल का मीनिंग होता है टू कॉज ट्रबल, लेकिन ये चीज़ तो मैंशनड ही नहीं है। आई नो सिमिलर वर्ड ज़रूर मैंशनड है, और वो ये है कि टीचर्स, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन द थर्ड पैसेज, ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड मोस्ट टीचर्स आर वेटेड डाउन बाय एन इंक्रीजिंग फ्लो ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, यहाँ पे तो उसके बारे में बात ही नहीं है, स्टेर अप ट्रबल के बारे में बात ही नहीं है कि टीचर्स को ट्रबल कॉज करने की कोशिश कर रहे हैं या उनको मौका मिले तो वो कर सकते हैं।
ऐसी तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ, वाकई नहीं हुआ, ठीक है। जैसे आप दोबारा गो थ्रू होंगे, आप देखेंगे वर्डिंग थोड़ी बहुत मैच करी है बट मीनिंग कंप्लीटली नहीं करा, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया ही नहीं है। दे आर नॉट ट्राइंग टू स्टिर अप द ट्रबल, वो इस वजह से नहीं कर पा रहे। वो ये भी नहीं कह रहे कि हम नहीं कर पा रहे बिकॉज हमारे पास इतनी ड्यूटीज़ हैं, या वो उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हम करते अगर ये ड्यूटीज़ ना होती, और हम नहीं कर पा रहे क्योंकि वो ये सब कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें साफ पता चल रहा है कि ऐसी कोई स्टेटमेंट है ही नहीं, ना इसकी ऑपोजिट है, तो यहाँ पे हम नॉट गिवन करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो 26 है वो कुछ ऐसा है कि कहते हैं कि ऑल टीचर्स आर सिनिक्स। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट्स है। सिनिक्स के मायने होते हैं कि दोज पीपल हु डिस्ट्रस्ट अदर पीपल, जो दूसरे लोगों पे बिलीव नहीं करते हैं। तो देखते हैं कि हमारे राइटर ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट कही है या फिर उन्होंने नहीं कहा। तो एक काम करते हैं, रीड आउट कर लेते हैं। तो आप देखेंगे थर्ड पैसेज पे ये बात मेंशन है, ये वर्ड मेंशन है। तो वो बात करते हैं सिनिज्म वुड हैव बिलीव दैट दिस स्टॉप्स टीचर फ्रॉम फर्मेंटिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर ही सेज दैट मोस्ट टीचर्स मस्ट देन ऑल्सो बी सिनिक्स, ठीक है। तो वो ये अपनी तरफ से कह रहे हैं कि वो स्टेटमेंट नहीं कह रहे कि सिनिक्स हैं, वो कह रहे हैं मस्ट बी, हो सकते हैं। बट ये स्टेटमेंट हमारी बहुत वियर्ड है। वाई? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि मोस्ट टीचर्स या ऑल टीचर्स आर सिनिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नहीं पता कि वो सिनिक्स हैं, हमें ये भी नहीं पता कि वो सिनिक्स नहीं है। ही जस्ट सेड दैट दे मस्ट बी सिनिक्स, वो उसका ऑब्जर्वेशंस है। तो यहाँ पे हम इतनी बड़ी स्टेटमेंट्स पे ना फॉल लगा सकते हैं ना ट्रू लगा सकते हैं, इनफैक्ट नॉट गिवन लगा सकते हैं, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन है वो है ऑल टीचर्स आर सिनिक्स, मस्ट बी सिनिक्स, मतलब कि वो पता नहीं है या नहीं है, वो राइटर खुद भी श्योर नहीं है, ठीक है। तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट के आगे हम नॉट गिवन ही लगाएंगे, बिकॉज हमें क्लियरली पता चल रहा है कि इतनी जो उन्होंने स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी है वो हमारे पैराग्राफ में उसका येस और नो आंसर लिखा हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो अब इससे आपको पता चल गया होगा कि कई क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो एग्जैक्ट सेम लिखा भी हो सकता है, लेकिन अपने स्टेटमेंट्स को बड़े गौर से अंडरस्टैंड करना है कि जो उन्होंने लिखा है वो एग्जैक्ट वो बात आ रही है या नहीं वहाँ पे, उसका आंसर हम येस या नो पे दे सकते हैं या नहीं, या हम नॉट गिवन देंगे। तो येस हम यहाँ पे नॉट गिवन देंगे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, which says politicians are not as dangerous as educational theorists who know even less than the former about educational theory. Even they are educational theorists. ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि उन लोगों को इवन कम पता है एजुकेशन के बारे में, तो दे आर मोर डेंजरस। तो अब देखते हैं कि ये स्टेटमेंट मेंशन्ड है भी या नहीं। तो अब मैंने जो क्वेश्चंस हैं उनको मूव फॉरवर्ड कर दिया है ऑन ऑपोजिट साइड, ठीक है। तो क्योंकि मैं आपको ये पैसेजेस दिखाना चाह रही हूँ, क्योंकि स्किमिंग करने के बाद मुझे पता चला है कि हमारा जो 5th पैराग्राफ है उसमें हमारा इसका आंसर है। तो लेट्स रीड दैट आउट टू फाइंड द आंसर। तो आफ्टर स्किमिंग आप देख सकते हैं कि जो हमारी थर्ड लास्ट लाइन है, initiatives in the educational field surprising come from either politicians who know little about classroom practice or educational theorists who know even less but are more dangerous because they work in the rarefield air of universities large ignorant of classroom practice, ठीक है। तो हमें यहाँ पे अपना क्लियरली आंसर मिल गया है, इट इज़ एक्चुअली ट्रू, बिकॉज उन्होंने मेंशन किया है कि जो पॉलिटिशियंस हैं उनको थोड़ा बहुत पता है, लेकिन जो थ्योरिस्ट हैं एजुकेशनल थ्योरिस्ट उनको और भी कम पता है, और दैट इज़ मोर डेंजरस बिकॉज उनके अंडर हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि वो इग्नोर कर देते हैं क्लासरूम प्रैक्टिस को, ठीक है। तो हमारी जो ये वाली स्टेटमेंट है ये क्लियरली इज़ अ ट्रू, तो हम इसके आगे ट्रू लगाएंगे। मूविंग ऑन, जो हमारी स्टेटमेंट नंबर 28 है उसको पढ़ते हैं। एनी एक्सपीरियंस क्लासरूम प्रैक्टिशनर नोज that the initiatives on teaching and learning that governments have tried to impose on schools do not work, ठीक है। लेट्स फाइंड दैट आउट। तो हम जब गो थ्रू होंगे आफ्टर स्किमिंग आपको पता चलेगा कि जो लास्ट पैराग्राफ है देयर इट हैज़ रिटन, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन द एजुकेशनल फील्ड देयर इज सरप्राइजिंग कॉन्स्टेंट टेंशन बिटवीन द एजुकेशनल थ्योरिस्ट एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑन द वन हैंड who would like to see teachers marching in unison to some etc etc, और उसके बाद हम गो थ्रू होंगे तो हमें पता चलेगा कि जो लास्ट लाइन है वहाँ पे we can clearly see the words जो कि लिखे हुए हैं any experienced class practitioner, जो कि हमारे क्वेश्चन पे mentioned है, knows that the series of initiatives on teaching and learning that successive governments have tried to foist on schools and colleges do not work. Exactly, that is the truth. यहाँ पे मैं भी आपको foist न्यू वर्ड लगे कंफ्यूज कर दे, बट उसका मतलब यही होता है इम्पोज करना, थोपना, या किसी गलत चीज़ को आप पे इम्प्लीमेंट करना। तो यहाँ पे वही चीज़ है, उन्होंने पहले बोला कि कोई भी जो गवर्नमेंट ने चीज़ें आप पर थोपी हैं, ट्राई टू इम्पोज ऑन स्कूल्स टू डू नॉट वर्क क्लियरली। तो यहाँ पे हम अपने आंसर में लिखेंगे ट्रू। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 हम पहले पढ़ लेते हैं, बाद में उसका आंसर ढूंढते हैं। इट इज़ रिटन एज द गवर्नमेंट्स एटीट्यूड विद रिगार्ड टू टीचर्स इज ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट टू द जनरल पब्लिक,
ठीक है, 29th। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं कि ऐसा कुछ कहा भी है या नहीं। ओके, सो आफ्टर गोइंग थ्रू एंड स्किमिंग यू कैन क्लियरली सी कि ऐसा तो कुछ मेंशन ही नहीं। मैं दोबारा क्वेश्चन को आपके सामने रिपीट करती हूँ। द गवर्नमेंट्स एटीट्यूड विद रिगार्ड टू टीचर्स इज़ ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट टू द जनरल पब्लिक, कि जनरल पब्लिक को बहुत इंटरेस्ट मिलता है ये देखकर कि गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड है वो टीचर्स के साथ कैसा है। तो ऐसा कहीं पे कुछ मेंशन नहीं है, एग्जैक्टली नॉट इवन क्लोज। तो यहाँ पे हम ट्रू फॉल्स कुछ नहीं करेंगे, हम नॉट गिवन करेंगे, ठीक है। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर 30th क्वेश्चन विच इज़ रिटन, और इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले लेकिन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि लिखा हुआ है चूज द अप्रोप्रिएट लेटर ए टू डी, इनमें से कुछ एक चूज करना है। ये भी हमारे पास एक एमसीक्यूज की सूरत में है। राइट इन द बॉक्स 30 ऑन योर आंसर शीट। तो हम पहले उसको पढ़ेंगे और फिर आंसर फाइंड आउट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सूटेबल टाइटल फॉर द पैसेज, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखना है कि जो भी यहाँ पे टाइटल है वो कौन सा हमें सूट कर रहा है। तो ऑब्वियसली ये आपने अपने तौर पे करना है, लेकिन ध्यान रखें क्योंकि एक हमारा करेक्ट आंसर है, सब नहीं हो सकते। तो सबसे पहले गो थ्रू होते हैं हमारे ऑप्शंस पे। तो वो है पॉलिटिशियंस एंड टीचर्स, नो। अ प्रोफेशन अंडर वैल्यूड, डेफिनेटली, ये हमारे हर पैराग्राफ पे बात मेंशन हुई है। मूविंग ऑन वी हैव रिक्रूटमेंट डिफिकल्टीज इन द टीचिंग प्रोफेशन, ये भी नहीं हुआ, ठीक है। इसके मायने होते हैं हायरिंग के, तो ऑब्वियसली उन्होंने ये भी मेंशन नहीं किया। लास्टली है टीचर ट्रेनिंग नीड्स इंप्रूवमेंट, डेफिनेटली नॉट। तो यहाँ पे अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे अंडर वैल्यूड जरूर इस प्रोफेशन को बोला गया है, और जो हमारे बाकी ऑप्शन है वो ज़्यादातर हमारे इश्यूज पे है, लेकिन वो टाइटल नहीं हो सकते। तो हम इसको टाइटल देंगे दैट प्रोफेशन इज अंडर वैल्यूड, अ प्रोफेशन अंडर वैल्यूड। तो हमारे 30th का आंसर है बी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन। सेक्शन 3 को गो थ्रू करते हैं और बाद में जो हमारे 10 सवाल रह गए हैं उनको अटेम्प्ट करते हैं। Here we go, ये हमारा सेक्शन 3 है विच इज़ अ लास्ट सेक्शन ऑफ रीडिंग टास्क, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया है। I'm gonna tell you, ठीक है। दिस इज़ द पैराग्राफ, ठीक है, पैसेज है। तो पहले आप 3 पैराग्राफ देख लें, फिर ऑन द लेफ्ट देयर आर सो मेनी, एंड लास्टली यू कैन सी द क्वेश्चंस, क्वेश्चन 31 to 36 जो कि मेंशन्ड है ऑन द लेफ्ट साइड, जो कि मैंने उधर इसको मैं सर्कल कर दूंगी ऑल द टाइम कि दीज आर क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये हमारी येस, नो और नॉट गिवन है। पहले याद है था वो ट्रू, फॉल्स एंड नॉट गिवन, तो ये है येस, नो एंड नॉट गिवन, और अब हम इनके आंसर्स देंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारा पहला सवाल पढ़ते हैं, और मैं ये भी बताती चलूँ जो ये वाले क्वेश्चन होते हैं बहुत तरतीब से आते हैं, ऑर्डर से आते हैं। तो पहला पैराग्राफ को देखना है, दूसरे को, तीसरे को, वहाँ से आंसर ढूंढने, और ऐसे करके होगा। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है द फर्स्ट पीस ऑफ हैसेस आर्ट हैज़ लिटिल इफेक्ट ऑन विजिटर्स टू द गैलरी, कि जो भी उसका आर्ट था उसका बहुत थोड़ा इफेक्ट था ऑन विजिटर्स, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इज़ इट द सेम और नॉट। तो वाइल गोइंग थ्रू आप देख सकते हैं कि पहले ही पैसेज में जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें मेंशन्ड है, इन वन कॉर्नर ऑफ द रूम इज़ अ मैस ऑफ टैंगल्ड रोप सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग with some sections dangling to the floor, the first of 3 encountered pieces of work that have a resounding impact on the viewing public, ठीक है। यहाँ पे हमारा नो है, वाई, बिकॉज आप देख सकते हैं इम्पैक्ट क्या है, रीसाउंडिंग। रीसाउंडिंग सिनोनिम यूज़ किया है, लेकिन रीसाउंडिंग का मतलब होता है कि भरपूर था, उनका जो इम्पैक्ट था वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ज़्यादा था। तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग उनका इम्पैक्ट था उन सीनरीज को, उस आर्ट को देखकर। लेकिन हमारा क्वेश्चन तो कुछ ऐसे कह रहा था कि जो इफेक्ट था वो बहुत थोड़ा सा था। तो ऑब्वियसली थोड़ा तो नहीं था, यहाँ पे लिखा हुआ है भरपूर था, रीसाउंडिंग था। तो जैसे आपको वर्ड का पता होगा, सिनोनिम का पता होगा, आपको समझ आ जाएगा कि ये तो बिल्कुल उन्होंने उलट कहा है, गलत कहा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा नो, बिकॉज दे हैव मेंशन्ड इट, ठीक है, लेकिन उन्होंने उसको गलत डिस्क्राइब किया है। दे सेड वेरी लिटिल but it was a lot. Let's move on to our next question, which is the order inherent in the first piece of Hesse's art is essential to the understanding of her work. You can see यहाँ पे बात हो रही है उसके फर्स्ट आर्ट की, जिसमें लिखा हुआ है essential to the understanding of her work, ठीक है। लेकिन अब देखते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसा मेंशन भी है या नहीं। और while skimming आई नोटेड कि कहीं पे भी इस बात का जिक्र तक नहीं हो रहा, और स्किमिंग से मेरा मतलब पता है आपको ऑलरेडी, लेकिन साथ साथ आप ये देखते जाएं कि हमने ऑर्डर के लिहाज से देखना है। तो इसका मतलब है कि दूसरे, तीसरे, चौथे पैराग्राफ में ऐसी कोई बात मेंशन है ही नहीं। ऑपोजिट तो क्या, इसका कुछ मेंशन नहीं है। तो हम यहाँ पे क्लियरली लिख देंगे कि इट हैज़ बिन नॉट गिवन, नॉट गिवन उसके आगे लगा देंगे। चलिए अब नेक्स्ट हमारा 33 क्वेश्चन पढ़ते हैं। द सेकेंड पीस ऑफ आर्ट बाय हेसे इज inferior in several significant ways to the first. यहाँ पे भी आर्ट पीसेस की बात की है, लेकिन यहाँ पे सेकंड आर्ट की, जिसमें एक आ गया कि वो इन्फीरियर है, ठीक है, काफ़ी हद तक इन्फीरियर है पहले से। तो अब हम देखते हैं कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है। तो लेट्स गो थ्रू ऑफ दिस।
स्किमिंग करें अपने थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ की। और वहाँ पे जब मैं स्किमिंग आपके साथ ही कर रही हूँ, मुझे वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं दिख रहा। वहाँ पे बात हो रही है चैलेंजेस की, एम्पावरमेंट की, पीपल लुकिंग एट इट। उसके बाद में बात हो रही है, यू कैन सी दैट पीपल वांट टू वॉक इनटू इट बट बिकम पार्ट ऑफ इट, बट अलास द गैलरी गार्ड इज हवरिंग। वो स्टोरी टेलिंग काइंड ऑफ कर रहे हैं, बट वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे भी हम नॉट गिवन करेंगे। तो हमारे 33 का आंसर भी है नॉट गिवन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू 34th, दैट इज द सेकेंड पीस बाय हेसी हैज सेवरल डिज़ाइन फॉल्ट्स दैट अट्रैक्ट्स द पब्लिक। नाउ लेट्स लुक एट द सेकेंड पीस, कहाँ पे उसकी बात मेंशन है, ताकि हम देख पाएँ कि वाकई ऐसा कुछ है या नहीं है। नोप, ये भी मेंशन नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेंशनड है पैराग्राफ हमारा नंबर 7, वहाँ पे हमारा थर्ड हमारा पीस मेंशनड हो रहा है। सेकंड जो भी ऊपर पीसेस मेंशनड हुए हैं, अदर या लेफ्ट या जो भी हैं, उनमें इस बात का जिक्र है ही नहीं, तो यहाँ पे भी हम क्लियरली नॉट गिवन लिख देंगे। ओके, तो अब मूव फॉरवर्ड करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 35th की तरफ, विच इज़ द थर्ड पीस ऑफ वर्क अराउजेस डिफरेंट इमोशंस। अब हमारे 7th पे ये बात मेंशन है, तो लेट्स रीड दैट आउट और देखते हैं ये यहाँ पे है या नहीं। तो वाइल गोइंग थ्रू दैट, स्किमिंग के दौरान अब देख सकते हैं पहले उन्होंने अपीयरेंस और उसके बारे में बात की है, बट जहाँ पे इमोशंस के बारे में बात की है वो सेकंड लास्ट लाइन है। द एसोसिएशन सीम टू जंप अराउंड इन वंस हेड, रनिंग बिटवीन सेंसेशंस ऑफ डिलाइट एंड प्लेयर, वायलेंस एंड डिस्कम्फर्ट। यहाँ पर डिफरेंट इमोशंस का जिक्र हो रहा है। तो अब हम एक काम करते हैं, दोबारा से हमारा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द थर्ड पीस ऑफ वर्क अराउजेस डिफरेंट इमोशंस। एग्जैक्टली, तो ये लिखा हुआ है डिफरेंट इमोशंस इट अराउज, तो इस चीज़ का हम आंसर लिखेंगे येस, इट हैज़ बिन गिवन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट 36 क्वेश्चन। इसमें येस और नो का लास्ट कह रही हूँ, टेक्निकली हमारा लास्ट नहीं है ये। ऑफ द 3 pieces of Hesse's work, describe the first is the writer's favorite. नाउ लेट्स गो थ्रू दिस कि राइटर ने कोई ऐसी बात मेंशन की है या नहीं की, और वाइल गोइंग थ्रू इट हम नहीं देख पा रहे कि उसने कोई एक पर्टिकुलरली बात को मेंशन की हो, जिसमें उन्होंने स्पेसिफिकली ये मेंशन किया हो कि ये पेंटिंग उनकी फेवरेट है और ये नहीं, और ये सबसे ज़्यादा है। तो ये इस चीज़ का तो कहीं जिक्र ही नहीं है। ऑथर हैजंट इवन मेंशन्ड एनीथिंग रिलेटेड टू हिज 3 वर्क्स। ओके, सो हियर हमारा ये डन होता है येस, नो एंड नॉट गिवन। लेट्स नाउ मूव ऑन टू और नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर 37 to 40। वहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं, बाय द वे पैसेज वही है, कैरी ऑन होगा, तो उसके जो लास्टली और उसके अंदर से ही सवाल आएंगे। हमने पहले एक दफ़ा पढ़ लिया है शुरू से, तो हमें पता है कि उसके अंदर क्या क्या बात हो रही है। तो हम अगर पहला अपना रूल पढ़ते हैं, चूज़ द अप्रोप्रिएट लेटर A to D, राइट इन द बॉक्स 30 ऑन योर शीट। ठीक है, यहाँ पे आप पहले भी देख सकते हैं, यहाँ पे हमने लास्टली क्वेश्चन भी ऐसे ही किया था कि पहले सवाल कुछ और थे, समरी बेस्ड थे, और बाद में हमारे पास ऑप्शंस बेस्ड थे। ठीक है, तो हमने इसमें से किसी एक ऑप्शन को हमने करेक्ट करना था। A, B, C, D में से कोई एक ऑप्शन आएगा, तो वो हमने फाइंड आउट करने हैं कि आर दे इवन करेक्ट और नॉट। तो पहला जो हमारा सवाल है वो पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द राइटर एवा हेस, आगे क्या लिखा हुआ है, इज नॉट वेल नोन आर्टिस्ट। देन वी हैव इज वेरी फेमिलियर एज इज हर वर्क, देन इज नॉट अ गुड आर्टिस्ट, लास्टली इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय विजुअल लैंग्वेज। तो यहाँ पे राइटर उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि अकॉर्डिंग टू राइटर जो एवा है वो इसमें से कौन सी उसमें खूबी है या खामी है या क्या है। तो चलिए स्किमिंग स्टार्ट करते हैं और अपना आंसर देखते हैं। तो हम देखते हैं कि उन्होंने कहाँ पे राइटर के बारे में कुछ मेंशन किया है। तो एज यू कैन सी, आप देखिए हमारा जो 9th पैसेज है वहाँ पे दे हैव रिटन द विजुअल लैंग्वेज अपेरेंट इन दोज आर्ट वर्क इज अनफेमिलियर एज इज द आर्टिस्ट। देखिए इन्होंने डायरेक्ट नहीं बोला, लेकिन उन्होंने कहा जितना ही आर्ट वर्क अनफेमिलियर है, मतलब अननोन है, उतना ही आर्टिस्ट भी है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन था ना 37th का ए, दैट एवा इज़ नॉट अ वेल नोन आर्टिस्ट, दैट इज़ गोना बी करेक्ट। हम ए इसके आगे करेक्ट कर देंगे। ठीक है, नाउ लेट्स जंप टू आवर 38th क्वेश्चन विच इज़ द राइटर कंक्लूड्स दैट। वो काफ़ी स्टेटमेंट अब देंगे, वो कुछ जिस तरह हमारे लास्ट में लिखे है, वर्क इज़ ईजी टू रीड, वर्क इज़ अ प्रोडक्ट फॉर हर टाइम एंड इज़ नॉट रेलिवेंट टू द मॉडर्न वर्ल्ड। उन्होंने उसके बारे में स्टेटमेंट जो भी दी होगी ना अबाउट एवा, तो वो उसने बोली है कि द राइटर कंक्लूड्स दैट। अब चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। तो देखते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन द सेम पैराग्राफ एज द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, जो 9th था वहीं पे कैरी ऑन अगर हम करें तो लिखा हुआ है दिस परहैप्स डज नॉट सीम सरप्राइजिंग व्हेन इट इज रिलेशन टू द बॉडी दैट अ वुमन आर जनरली असेस्ड has died of a brain tumor in 1970 at the age of 34. It must be an inexplicable inevitability, therefore, that her work was read in the context of its time where it has.
ठीक है, तो ये हमें जाना पहचाना लग रहा है। तो चलिए अब दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं। The understanding of his work has until recently been interpreted only in the context of its time. Exactly ये चीज़ बात लिखी हुई है, तो हम इसका ऑप्शन ये लिख देंगे। 38 का आंसर है बी। अब मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ 39. द राइटर थिंक दैट इट इज़ डैश टू डिफाइन हिज वर्क। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे, ठीक है। तो जब हम देख रहे हैं तो 11th पैराग्राफ में ही हैज़ टॉक्ड अबाउट हिज वर्क। आप देख सकते हैं वो स्टार्ट ही ऐसे हो रहा है, इज़ मच मोर एम्बिगियस एंड फनी देन सम रादर लिटरल रीडिंग्स वुड हैव अस बिलीव, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट उन्होंने सेम वो नहीं मेंशन किए जो हमारे ऑप्शंस हैं, विच इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, असेंशियल, नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट ईजी, बट एज यू कैन अज्यूम यहाँ पे डेफिनेटली उसने नॉट डिफ़िकल्ट तो कहा नहीं है कि डिफ़िकल्ट नहीं है, ये वर्डिंग नहीं यूज़ हुई है। उसने ये भी नहीं कहा कि असेंशियल है, ये भी नहीं कहा, उसने ये भी नहीं कहा कि नॉट इम्पोर्टेंट है। सो नॉट ईजी इज़ समथिंग विच इज़ स्टैंडिंग आउट मोर, कि उनका काम ऐसा नहीं है जो नॉर्मल है, लिटरल मीनिंग्स नहीं है उसके। इट इज़ एक्चुअली अ पैशनेट वर्क, इट हैज़ फ़नी कॉन्टेक्स्ट, ये एम्बिगियस है, तो उसके बारे में हम फिर लिख देंगे कि इट इज़ नॉट ईजी। तो 39th का हम आंसर लिखेंगे डी। अब मूव फॉरवर्ड करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड फाइनली वी आर एट द एंड, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ अस ऑल कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं। सो आई एम सो प्राउड ऑफ यू टू एंड मी टू दैट आई हैव डन इट। तो चलिए हमारा आखिरी सवाल पढ़ते हैं, वो है इन द प्रेजेंट क्लाइमेट। अब अपने ऑप्शंस देखते हैं। पहले लिखा वो मे लूज साइट ऑफ हिज आर्ट एंड फोकस ऑन हर लाइफ, ओके। And then personality is very important. Third is art curls are in vogue. Fourth is we may lose sight of his life and focus on her art. जो लास्ट और फर्स्ट है उसमें बात तो ऑलमोस्ट वही की गई है, हाफ हाफ, लेकिन फिर उन्होंने एक में कह दिया फोकस ऑन हर लाइफ और बाद में डी में कहा है फोकस ऑन हर आर्ट। अब गो थ्रू होते हैं और देखते हैं आंसर क्या है, बट स्ट्रांगली आई थिंक कि वो ए या डी में से कोई होगा, क्योंकि उन्होंने सिमिलर एक चीज़ मेंशन की है। अब एक काम करते हैं, गो थ्रू होते हैं तो स्किम करते हैं कि ये कहाँ पे बात मेंशन है। आफ्टर स्किमिंग यू कैन क्लियरली सी कि जो हमारा 10th पैराग्राफ है वहाँ पे लिखा हुआ है गिवन द इन्फ्लुएंस ऑफ फेमिनिज्म on a cultural consciousness since that period it seemed paramount that we avoid, or at the very least attempt to avoid, those dramatic facts about her life and family history. Let's go through it again. It seems paramount that we avoid, or at least attempt to avoid. यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसकी जो लाइफ की इन्फ्लुएंस है जो कि फेमिनिज्म पे रही है, जो कि आजकल की कल्चर में बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है और उसके बारे में रीड आउट किया जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है इन द प्रेजेंट क्लाइमेट, ठीक है। इन द प्रेजेंट क्लाइमेट हमारा क्वेश्चन था कि क्या इसमें से होगा, कि उसकी पर्सनैलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, या आर्ट कल्ट इज़ अन वोग, या वी मे लूज साइट ऑफ हिज लाइफ एंड फोकस ऑन आर्ट। इस बात को तो मेंशन नहीं है। उसने रिकमेंड ज़रूर किया है दैट वी शुड अवॉइड इट, हम अवॉइड कर सकते हैं उसकी लाइफ को और हम एटलीस्ट उसकी आर्ट की तरफ फोकस करें। बट यहाँ पे राइटर ने लिखा है कि वो बोलता है कि यहाँ पे मुझे शक है और ऐसा होगा, वो स्ट्रांगली बिलीव करता है, लेकिन वो राय ज़रूर दे रहा है कि लेट्स अवॉइड इट, अवॉइड करें। बट वो ये भी बता रहे हैं कि आजकल की क्लाइमेट के अकॉर्डिंग दिस इज़ गोना गेट प्रमोटेड द मोस्ट, बिकॉज एज यू ऑल नो, हम एक्सेप्ट करें ना करें, पर्सनली आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट, बट बहुत से लोग हैं और वो इसके बारे में बहुत वोकली बात करते हैं, वो हर तरह से बात करते हैं ऑन एनी प्लेटफॉर्म्स। तो अकॉर्डिंग टू हिम that this is the statement and we also believe it। तो अगर हम सारी आगे स्टेटमेंट पढ़ें, पैराग्राफ पढ़ें, बाकी ऑप्शंस तो हमें बिल्कुल नहीं लग रहे, तो ये somewhat is kind of similar, ठीक है। that we may lose sight of his art and focus on her life which has a very great impact. Why? Because of the influence of feminism since that period. Since that period इसलिए mention किया because that time, during that time when it was happening, जब ये सब कुछ हो रहा था तब इतनी फेमिनिज्म हमारी प्रोमोटेड नहीं थी। बिकॉज एज यू ऑलरेडी कैन सी, वो 1970 में शी हैज़ बिन डाइड एज वेल, वो फोर्थ हो चुकी हैं 1970 में, बट उससे पहले और उस वक्त के ज़माने में भी शी वॉज लिविंग एज अ फेमिनिस्ट, वो फेमिनिज्म को सपोर्ट करी थी और उनका सारा जो लाइफ सर्कल है इन्फ्लुएंस था फेमिनिज्म से। तो फिर उसके अकॉर्डिंग राइटर स्ट्रांगली बिलीव्स कि आजकल के जो प्रेजेंट क्लाइमेट है ना, वो शायद लोग उसकी पर्सनल लाइफ की तरफ ज़्यादा ध्यान दें बजाय उसके आर्ट के। एंड यू ऑल हैव टू अग्री ऑन दिस टू। मैं आपको एक साइड नोट दे रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे आपको बड़ा स्ट्रांगली, बड़ा वाइज होकर सोचना होगा कि व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू कन्वे टू यू, और वो आपको यही कन्वे करना चाह रहे हैं कि आजकल ये फैक्ट है कि लोग ज़्यादातर जो भी कहानियाँ सुनते हैं, कोई भी राइटर उठा लें, कोई भी राइटर,
लोग उनके आर्ट, उनकी बुक्स पे कम फोकस करते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि उनकी बायोग्राफी क्या है, उनकी लाइफ क्या है, उन्होंने अपनी लाइफ में क्या एक्सपीरियंस किया, या फिल्म्स भी वो वैसी ही देखना चाहते हैं। लेट्स से मैं कोई एग्जांपल नहीं दूंगी स्पेसिफिक, कोई भी फिल्म निकाल लें जो कि किसी एक्टर या किसी एक बिगर पर्सनैलिटी की वो बायोग्राफी है, तो लोग वो ज़्यादा इंटरेस्ट से देखेंगे रादर दैन रीडिंग देयर बुक्स, रादर दैन रीडिंग देयर अबाउट देयर वर्क। ठीक है, अब कोई भी एक मशहूर लोग निकालें, एलन मस्क निकालें, ठीक है, आई एब्सोल्युटली अग्री कि नेक्स्ट टाइम अगर कुछ उसकी फिल्म आए उससे रिलेटेड, एवरीवन विल नो अबाउट हिम, everyone knows that how he is in personal life, but not everyone knows that what his work is. Just giving you an example. तो आपने ये चीज़ सोचना है wisely, and then you can understand the topic and the method and also the message the writer is trying to convey to you. और फिर आपने उससे देख कर और बाकी आंसर्स देख के कि वो तो बिल्कुल नहीं बन रहे, वो तो फॉल्स है, जो आंसर करेक्ट भी बन रहा है वो भी समवट है, बट वो उन्होंने थोड़ा थोड़ा हिंट दिया है, तो देन यू कैन मेंशन इट एंड देन यू विल से कि दिस इज़ द करेक्ट। तो हमारा जो 40th हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर है ए इज़ द आंसर। एंड ऑन दिस नोट हम अपने पेपर को एंड करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड इट, और आपने पूरी की पूरी प्रैक्टिस करनी है, और आपने मुझे बताना भी है कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है, और या तो आज आपने कितने स्कोर अचीव किए हैं। ऑन दिस नोट आई विल एंड द वीडियो। आई होप सो कि आपको सारी समझ आई हो, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाऊं ताकि आपको बहुत ईजीली इसकी समझ आए, ताकि आप गलती की गुंजाइश ही ना रखें। ऑल्सो स्टे ट्यून फॉर मोर सच वीडियोज, एंड ऑल्सो होल IELTS स्कोर, जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। आई हैव पोस्टेड दीज मैनी वीडियोज एंड सो मैनी वीडियोज आर कमिंग सून। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़ गाइज, एंड थैंक यू सो मच फॉर द लव यू ऑल हैव शोन मी। थैंक यू सो मच।